कल तक जो शख्स दूसरों को चुनाव जिताने की रणनीतियां बनाया करता था, वो खुद को बिहार की राजनीति का नया मसीहा बताकर चुनावी मैदान से दूर रहने के दावे करता था। वो खुद आज उसी चुनावी दलदल में उतर चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनसुराज वाले प्रशांत किशोर की, जो 30 जुलाई को होने वाले बांकीपुर उपचुनाव में अपनी उम्मीदवारी ठोक चुके हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कल तक बनाते थे रणनीति, अब खुद करेंगे राजनीति। दावा था नहीं लड़ेंगे चुनाव, अब उम्मीदवार बनकर बदला भाव। रणनीतिकार की बदल गई नीति, क्या हार ने सिखा दी नई राजनीति? राजनीति वो शब्द या वो व्यवस्था जो अच्छे अच्छे वादे और दावों को अवसर में बदल देती है। आज वही वादे और दावे के बदलने की तस्वीर बिहार से निकलकर सामने आई है। प्रशांत किशोर जो कहते थे कि सत्ता नहीं व्यवस्था बदलनी है, वो दावा करते थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ राजनीति बदलेंगे। अब वही प्रशांत किशोर खुद राजनीति के चंगुल में फंस चुके हैं। बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। जनसुराज वाले प्रशांत किशोर अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि बांकीपुर उपचुनाव के उम्मीदवार बन चुके हैं और इसी के साथ बिहार की सियासत में वो भूचाल आ गया है जिसने बीजेपी के दावों की हवा निकाल दी है। बांकीपुर यानी बीजेपी का वो अभेद किला जहां भगवा लहराता रहा है, लेकिन पीके की एंट्री ने इस उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। बांकीपुर बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। लंबे समय से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। नितिन नवीन यहां से 5 बार विधायक रहे, वहीं उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा 4 बार एमएलए, यानी कुल मिलाकर लगभग 40 साल से बीजेपी का कब्जा है इस सीट पर। अब अगर प्रशांत किशोर मैदान पर उतर चुके हैं तो ये तो तय है कि बीजेपी का किला भेदना पीके के लिए आसान नहीं होगा। पर फिर वही ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रशांत किशोर कल तक कांग्रेस और आरजेडी को पानी पी पी कर कोस रहे थे, आज वही कांग्रेस उनके समर्थन का ऐलान कर चुका है। कांग्रेस के ऋषि मिश्रा ने कहा कि प्रशांत किशोर को समर्थन देंगे। अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको कांग्रेस का हाईकमांड, आरजेडी के हाईकमांड से भी बात करनी चाहिए। और अगर वो इच्छुक है तो हम लोगों को भी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का A++ सीट है, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए हम लोगों को भी उनकी मदद करनी चाहिए। वहीं आरजेडी ने खुलकर तो हाँ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी को हराने के नाम पर पीके के साथ पर्दे के पीछे हाथ मिलाने का सिग्नल दे चुका है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बांकीपुर में बीजेपी को रोकने की विपक्षी पार्टियां पुरजोर कोशिश करेंगी। गठबंधन या उम्मीदवार के संबंध में कोई भी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर भी उसी राजनीति का हिस्सा बन गए जिसकी आलोचना करते रहे, जो कहते थे कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब खुद वोट मांग रहे हैं। जो दूसरों को चुनाव जिताने की रणनीति बनाते थे, अब अपनी जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। बिहार की सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं का समूह वो सही निर्णय लेंगे और एक ऐसा अपने मत का प्रयोग करेंगे जिससे बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हो। बांकीपुर का ये उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रही, ये प्रशांत किशोर की राजनीतिक साख, उनके पुराने वादों और नई महत्वाकांक्षा की भी परीक्षा बन चुकी है। दूसरों की किस्मत चमकाने वाले प्रशांत किशोर की खुद की किस्मत अब बांकीपुर की जनता तय करेगी। अब देखना होगा कि रणनीतिकार के तौर पर दूसरों को जीत दिलाने वाले प्रशांत किशोर नेता के तौर पर खुद जनता का भरोसा जीत पाते हैं या नहीं, क्योंकि बांकीपुर का ये दंगल अब आर पार का हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर
इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। बांकीपुर की जनता इस चुनाव को लेकर अभी से उत्साहित नजर आ रही है। लोग नितिन नवीन के कामों के बल पर ही इस चुनाव को देख रहे हैं। कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़ाई दिलचस्प तो जरूर होगी। वहीं लोग नितिन नवीन के काम को भी याद कर रहे हैं। बांकीपुर से देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का क्षेत्र है, उनके यहां से हटने के बाद ये क्षेत्र खाली हुआ और यहां पे बीजेपी ने भले ही अभी तक उम्मीदवार नहीं दिया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये पूरी लड़ाई जो है वो नितिन नवीन खुद लड़ने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि वो पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में जो है चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बांकीपुर से। तो ये लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प होने वाली है और यहाँ पे जो बांकीपुर की जो जनता है वो आखिर कैसे देखती है इस पूरे जो है इस उपचुनाव को। और कभी भी खिलाड़ी नहीं होता, टीचर कभी भी प्रतियोगी नहीं होता, लेकिन न जाने कैसे बुद्धिमान प्रशांत किशोर जी को नजर आया। ये तो भाजपा के गढ़ में कहते हैं कि सेंध लगाने आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जनता जिस तरह से रोशन हुए चराग तो आंखें नहीं रहीं, रोशन हुए चराग तो आंखें नहीं रहीं, अंधों को गुमा रोशनी का और भी खराब, नजरों में आ रहे हैं नजारे बहुत बुरे, होठों से आ रही है जुबां और भी खराब। प्रशांत किशोर को तो हम लोग एक व्यापारी के रूप में जानते हैं और हमको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर से हमारे बड़े रणनीतिकार हैं, बड़े 243 में कहीं तो नजर नहीं आए। राजनीतिकार रहते तो कम से एक सीट भी तो लाते हैं। जो शून्य है उसमें आप कितनी बढ़ोतरी करेंगे? कोई खास अंक होता तो उसमें गुणात्मक वृद्धि हो सकती थी, लोगों का समर्थन मिल सकता था, लेकिन खुद प्रशांत किशोर शून्य पर है, उनको कितना आगे बढ़ाया जा सकता है? हमारे उम्मीदवार पहले भी तय रहते हैं और आज भी तय है। ये प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है पटना में। यहाँ जो भी लोग हैं, आम जनता जैसे हम लोग हैं, कोई भी वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विकास को जानती है कि जो विकास करने वाली है। इस चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सरकार का। बांकीपुर में अब चूंकि वोट का समय आ गया है, अनाउंस हो गया है, अब यहाँ पे बीजेपी का हमेशा उम्मीदवार जीते रहे नितिन नवीन, अब जो है प्रशांत किशोर जो है ये बीजेपी का जो है ना अभेद किला है। इसको हराना आसान नहीं है। कोई कितनों कोई चाह ले ना, तो ये अभेद किला है। ये बांकीपुर जो है वो बीजेपी का है, बीजेपी का रहेगा। नितिन नवीन का क्षेत्र होने का यही मतलब होता है कि यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उनके काम से जो है वो प्रभावित है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि प्रशांत किशोर पहली बार मैदान में उतरे हैं, लड़ाई जो है वो दिलचस्प होगी। देखना होगा कि बांकीपुर की जो जनता है वो किसे विजय दिलाती है। लेकिन इतना तो तय है कि बांकीपुर का इस उपचुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठकों का दौर चलता हुआ। इस बैठक में सीएम सम्राट चौधरी मौजूद हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर इस बैठक में चर्चा की जा रही। उम्मीदवार कौन बनाया जाए इस बांकीपुर सीट से, इसे लेकर नाम पर मंथन का दौर चलता हुआ। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव और इससे लेकर बीजेपी की तरफ से एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तो तस्वीरें आपके सामने बीजेपी कार्यालय में, जहां कोर कमेटी की बैठक, खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बैठक में मौजूद हैं। और कौन कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से इस बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए लाया जाए, वो चेहरा कौन हो, इसे लेकर मंथन चल रहा है। ये चूंकि सीट बीजेपी के लिए नाक और साख की लड़ाई है, क्योंकि यहां से लगातार जीतते रहे नितिन नवीन, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उनके इस सीट से हटने के बाद, इस सीट के खाली होने के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है और प्रशांत किशोर उनके सामने इस वक्त चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं। अब इस लिहाज से भी बीजेपी यहां पर सोच समझकर एक मजबूत चेहरा उतारेगी, इसे लेकर मंथन का दौर चलता हुआ बीजेपी कार्यालय में। इसीलिए इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। बैठक में खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी है। नितिन नवीन खुद यहां से भले उम्मीदवार ना हो, लेकिन इस सीट से बीजेपी को जीत दिलाने के लिए नितिन नवीन
का काम जो है वो जरूर यहां पर इस वक्त नजर आता है। और रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, चूंकि बैठक चल रही है और काफी वक्त से चल रही है, इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या यही कि आखिर बांकीपुर से उम्मीदवार कौन बनाया जाए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण आज की जो बैठक है उसमें यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो फिलहाल यहाँ पे है नहीं, लेकिन पूरी कमान जो है अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है उन्होंने संभाल ली है। और उनके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण ये चुनाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका एक लिटमस टेस्ट भी होगा और ये वो पहला चुनाव होगा उपचुनाव के रूप में बांकीपुर। और सबसे खास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये पूरा क्षेत्र है। ऐसे में ये आज की जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें पूरी तरह से इसी बात की चर्चा हो रही है कि नामों को लेकर के लगभग चेहरे जो हैं वो फाइनल कर दिया गया है। वो हालांकि यहाँ पे आधिकारिक रूप से अनाउंसमेंट जो है 1 से 2 दिनों में किया जाएगा, लेकिन उससे बड़ी जो बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि यहाँ पे चुनाव एक तरफ जहाँ प्रशांत किशोर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यहाँ से उम्मीदवारी रहेगी, ऐसे में बीजेपी का कहना है कि जो बहुमत है और बड़ा होना चाहिए। पिछले बार बीजेपी जितने वोटों से जीती थी उससे ज्यादा वोट से जीतने के लिए रणनीति जो है वो इस बार बनाई जा रही है और इसे ही लेकर के तमाम अपने नेताओं के साथ कोर कमेटी की टीम के साथ सम्राट चौधरी खुद बैठे हुए हैं और सबकी चर्चा हो रही है। जी, किन नामों को लेकर चर्चा हो रही है? कौन कौन से नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं? कोई जानकारी सामने आ रही है? देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि नितिन नवीन खुद जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ चूंकि क्षेत्र उनका है तो ये माना जा रहा है कि वो नाम खुद फाइनल करेंगे। और जिन नामों की चर्चा है उसमें खास बात ये है कि वो किसी बड़े चेहरे को यहाँ से टिकट जो है वो नहीं देना चाहते हैं। वो एक संदेश देने की कोशिश है कि यहाँ से बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, एक आम कार्यकर्ता, और माना जा रहा है कि इस बार की जो टिकट मिलने वाली है वो बीजेपी का बिल्कुल एक ढंग से कहें कि प्राथमिक रूप से जो काम करने वाला, जो बूथ पे रह करके काम करने वाला जो है व्यक्ति, उसे जो है वो टिकट दिया जाएगा। नितिन नवीन की खुद की भूमिका इस पूरे चुनाव को लेकर कितनी महत्वपूर्ण होगी? देखिए, हेलो जी, एक बार फिर से सवाल दोहराएं। नितिन नवीन की भूमिका उम्मीदवार के चयन को लेकर, उम्मीदवार किसे बनाया जाए, वो उम्मीदवार किस स्तर का हो, इसे लेकर नितिन नवीन की भूमिका कितनी बड़ी होगी? देखिए, उम्मीदवार को लेकर के पूरी जो भूमिका है वो कह लें कि नितिन नवीन खुद जो है वो तय करेंगे इस उम्मीदवारी को लेकर के। इस रेस में अगर आपको बताऊं कि सबसे आगे जो चुनाव चल रहा है वो नितिन घोष जो है, नील रतन घोष उनका जो नाम है, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। वो बिल्कुल जो है वो कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता है, और वो जो साथ साथ में माना जा रहा है कि 2 चेहरे और हैं जो पूरे नितिन नवीन के साथ एक ढंग से कहें कि पूरे क्षेत्र में काम करते रहे हैं, वो संगठन में हैं और लगातार माना जा रहा है कि जो भी चेहरा जो फाइनल करेंगे वो नितिन नवीन खुद करेंगे। और एक पार्टी में कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी में रहने वाला हर कार्यकर्ता जो है वो कभी भी किसी भी पद पर जा सकता है। तो जो समीकरण है उस समीकरण के तहत ही यहाँ पे नाम भी है देखा जा रहा है, जातीय समीकरण भी देखा जा रहा है, लेकिन साथ साथ खास बात ये है यहाँ पे एक आम जो कार्यकर्ता है उसे ही टिकट देने की बात चल रही है। चूंकि बिल्कुल रवि, अगर इस सीट की खास तौर पर बात करें तो इस सीट पर चूंकि अब विपक्ष गोलबंद होने की कोशिश कर रहा है, वो ये चाह रहा है कि ये सीट बीजेपी किसी भी सूरत में न जीत पाए, एक यहां पर बीजेपी को हराकर एक माइलेज लेने की कोशिश की जाए। इस लिहाज से भी बीजेपी बहुत सोच समझकर यहां पर उम्मीदवार को सामने लेकर आएगी, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए 5 जुलाई को आरजेडी का स्थापना दिवस समारोह फीका रहा क्योंकि तेजस्वी यादव यूरोप के टूर पर हैं और इस वजह से 4 दिन पहले ही समारोह का आयोजन कर लिया गया था। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने लंबा पत्र लिखकर कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भरा, लेकिन एनडीए के नेता तेजस्वी के विदेश की सैर को लेकर तंज कसने से नहीं चूके। वहीं कांग्रेस ने सहयोगी पार्टी को शुभकामना दी तो आरजेडी ने संविधान बचाने की लड़ाई को जारी रखने का दावा एक बार फिर से दोहराया। 5 जुलाई आरजेडी का स्थापना दिवस। हर साल कार्यक्रम आयोजित होते थे। आरजेडी का पटना ऑफिस गुलजार रहता था।
लेकिन इस बार स्थापना दिवस से पहले ही समारोह का आयोजन कर लिया गया। नतीजा रहा कि पार्टी ऑफिस में वीरानी छाई रही। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने इस मौके पर बिहार की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम एक खुला पत्र जारी जरूर किया, जिसमें पार्टी की स्थापना के वजहों के बारे में जानकारी दी गई। लालू प्रसाद ने लिखा, 5 जुलाई 1997 को आरजेडी की स्थापना गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय की विचारधारा को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। पार्टी ने पिछले 30 सालों में कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपने सिद्धांतों और जनहित के मुद्दों से कभी कोई समझौता नहीं किया। पार्टी के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद के पोस्ट पर सियासत भी गर्माती नजर आई। बीजेपी और जेडीयू ने पोस्ट पर निशाना साधा और पार्टी स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा को लेकर तंज कसा। वहीं कांग्रेस ने आरजेडी स्थापना दिवस की बधाई दी, तो आरजेडी की ओर से इस मौके पर संविधान बचाने की लड़ाई को जारी रखने का संकल्प दोहराया गया। लालू जी, इस पत्र में लिखी हुई बातें तो सबसे पहले आपको अपने नालायक युवराज को बतानी चाहिए। बिहार के नेता विपक्ष, जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक उपलब्धि है कि वो लालू प्रसाद यादव के युवराज हैं, और वही युवराज जिनके पास बिहार की जनता के लिए तो समय नहीं ही है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी समय नहीं है। आपका वह मंतव्य कि आईटी बाईटी क्या होता है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के सामने नतमस्तक हो गए। ऐलान किया कि मेरा पुत्र आपको ऑनलाइन संबोधित करेगा, लेकिन पुत्र का लोकेशन आपने नहीं बताया। नरेंद्र मोदी जी के आंख में आंख डालकर बात करने वाले श्री राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के उनकी आवाज को बुलंद करने वाले लालू जी, हम उनको इस मौके पर बधाई देते हैं। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल का आज स्थापना दिवस है, इस मौके पर तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। आज भी राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है। संविधान को, लोकतंत्र को, देश को बचाने के लिए गरीबों, आम जनता की लड़ाई, वंचितों, शोषितों की लड़ाई लड़ रहा है। ये ऐतिहासिक है। एनडीए का सीधा आरोप है कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता और अपनी पार्टी से अधिक विदेश की सैर की फिक्र है। शायद इसीलिए 5 जुलाई की जगह 1 जुलाई को ही 4 दिन पहले स्थापना दिवस समारोह आयोजित कर लिया गया। लालू और तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जोश भरा, आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहने की अपील की। लेकिन अब जब बांकीपुर उपचुनाव की लड़ाई तेज हो रही है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो रहा है, तब तेजस्वी बिहार और राजनीति को कुछ दिन के लिए छोड़कर यूरोप टूर पर चले गए। एक्सपर्ट्स की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार से शायद तेजस्वी सबक सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आगे भी भुगतना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एक अच्छी खबर, बिहार सरकार ने पटना एम्स के विस्तार को मंजूरी दे दी है। सीएम सम्राट चौधरी ने पटना एम्स का निरीक्षण किया। विस्तार के लिए पटना एम्स को 24 एकड़ अतिरिक्त जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। सीएम ने 15 दिन में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। विस्तार के बाद एम्स में 200 नए आईसीयू बेड और कई सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की शुरुआत भी होगी। साथ ही ट्रॉमा सेंटर, कैंसर के इलाज और लीवर ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं और भी मजबूत होती नजर आएंगी। ये माना जा रहा है कि नए रूप में एम्स के आने के बाद बेहतर इलाज के लिए बिहार के मरीजों की दिल्ली और मुंबई पर निर्भरता भी कम होगी। सरकार का यह भी कहना है कि एम्स के विस्तार से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा स्थानीय स्तर पर हासिल हो पाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री जी थे श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम एम्स को एक्स्ट्रा लैंड देंगे फैसिलिटीज़ डेवलप करने के लिए। तो हमने सीएम साहब से रिक्वेस्ट किया था, तो वो एरिया को देखने आए थे और एम्स को बहुत ज़रूरत है सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, हॉस्टल, सबके एक्सपेंशन की, जो कि अभी हमें जगह कम पड़ रही है। और उन्होंने एक और देखा, जो एम्स के साथ में जो तालाब है उसका भी वो देखने आए थे कि उसका कैसे रीडेवलपमेंट हो सकता है। और यहाँ पे 248 बेड का एक पेशेंट का डॉर्मेट्री बन रहा है, जो बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड बना रही है, उसका भी वो
निरीक्षण करने आए थे, उसकी प्रोग्रेस कितनी है और वो कहाँ तक बन गया है। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में केंद्रीय मंत्री के बाद राज्य सरकार के मंत्री भी सवाल अब खड़े कर रहे हैं। अब भरत के पास मौजूद रिवॉल्वर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। रविवार को बिलौटी गांव पहुंचे बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने रिवॉल्वर की प्रकृति और उससे फायरिंग को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट होना चाहिए कि भरत के पास मौजूद रिवॉल्वर असली था या डमी और उससे वास्तव में फायरिंग हुई थी या नहीं। उन्होंने सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की भी मांग की। मंत्री ने कहा कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। उन्होंने दोहराया कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस पर ओवर एक्ट करने के आरोप लग रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखने की अपील करते हुए कहा कि जल्दबाजी में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय जांच के पूरे होने का इंतजार करना चाहिए। संतावना देने आए थे और हम बार बार पहले भी कहे हैं कि ये जो है पुलिस का ओवर एक्ट, या तो इसमें कोई न कोई पदाधिकारी होगा पुलिस का जो खुंदक में होगा इससे, और उसने इस मौके को पा करके अब ये कहते हैं क्योंकि इसके रिवॉल्वर से फायरिंग तो हुई नहीं, तो अब ये ओरिजिनल रिवॉल्वर था कि डमी था ये भी नहीं पता है। कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी है, कुछ कहते हैं चाइना का है, कुछ कहते हैं उनके यहाँ तकाना है, कुछ कहते हैं आतंकवादी है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रिवॉल्वर से जब फायरिंग ही नहीं हुई तो ये डमी था कि ओरिजिनल रिवॉल्वर था। पुलिस का ओवर एक्ट कहने का मतलब ये है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं किसी को ईर्ष्या होगी इससे, किसी को इससे द्वेष होगा, कोई पदाधिकारी होगा जो इस पूरी घटनाक्रम को इंस्टिगेट किया है। क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है उस तरह की घटना में इनकाउंटर का मतलब नहीं बनता है। और बड़ी खबर अरवल से आ रही है, जहां देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है। महीनों से यहां पर देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था, जिसे लेकर अब बताया जा रहा है कि जनकपुर धाम रेड लाइट एरिया में छापेमारी की गई। 25 से ज्यादा लड़कियों और नाबालिग यहां से बरामद हुए हैं और भारी पुलिस बल के साथ इलाके में छापेमारी जो है वो की जाती हुई देह व्यापार के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई अरवल से, जहां पर महीनों से देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। फोटो दे। गयाजी से एक और चौंकाने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चोर खेत में लगे 1-2 नहीं बल्कि 5 ट्रांसफार्मर के सामान को चुराकर यहां से फरार हो गए। चोरों ने ट्रांसफार्मर को उतारकर उनमें मौजूद तांबा और अन्य कीमती सामान जो है वो निकाल लिया। बाकी सामान मौके पर ही छोड़कर चोर फरार हो जाते हैं। चोरी के इस वारदात से किसानों में भारी आक्रोश है। ट्रांसफार्मर के सामान चोरी होने से सैकड़ों किसानों की सिंचाई इस वक्त ठप हो चुकी है। सूचना मिलने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की और शुरुआती अनुमान के मुताबिक चोरी हुई ट्रांसफार्मर के सामान की कीमत लगभग 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। सबसे पहले 63 के भी हमारा बैठा था मोंटी कार्लो का। अच्छा, मोंटी कार्लो का। अच्छा, तो भी गायब है उसका भी कॉइल ही गायब है कि ट्रांसफार्मर? सब सेम सब यही है, मतलब सेम कंडीशन में चोरी किया है। अच्छा, एक चीज आप लाइन मैन है, ये जो चोरी किया है तब क्या लगता है कैसा चोर होगा ये? चोर तो इसे बहुत धाकड़ चोर है। कहा कि देखिए सब कटर से काटा है, स्विच पहले गिरा दिया है। टी-शर्ट के भी में तो ताला मारा हुआ था। खबर नवादा से आ रही है, जहां गया हावड़ा एक्सप्रेस में सीट पर बैठने को लेकर मामूली से विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि स्थानीय युवकों ने ट्रेन के भीतर एक दारोगा दंपत्ति और उनके 4 साल के मासूम बेटे के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित पति पत्नी झारखंड के पाकुड़ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं और गया से अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। घटना की शुरुआत नवादा रेलवे स्टेशन पर हुई, जहां पर कुछ
लोग बिना टिकट के युवक जो हैं वो ट्रेन की B2 बोगी में घुस जाते हैं। दारोगा हरिओम को उनकी सीट से जबरन हटाने लगते हैं। जब हरिओम और उनकी पत्नी पूजा कुमारी ने इसका विरोध किया तो युवक गाली गलौज और मारपीट पर उतर गए। उन्होंने काशी चक स्टेशन पर मारने तक की धमकी दे दी। युवकों ने ट्रेन का वैक्यूम काटकर उसे रोका। बोगी में घुसकर दारोगा दंपत्ति और उनके बच्चे को बेरहमी से पीटा जाता और उसके बाद पीड़ित पति पत्नी काशी चक स्टेशन पर ट्रेन के इंजन के आगे खड़े हो गए, इंसाफ की मांग करने लगे। हंगामे की वजह से गया हावड़ा एक्सप्रेस करीब 1 घंटे तक काशी चक स्टेशन पर खड़ी रही। काफी समझाने बुझाने के बाद महिला दारोगा मानती है और उसके बाद ट्रेन को आगे जाने के लिए रवाना किया गया। नवादा में एक अनऑथराइज्ड पर्सन बैठा, वो मेरे सीट पे आया, मेरे हस्बैंड को जबरदस्ती उठा रहा था। वो बोले तुम्हारी सीट कहाँ है, वो मना किया और गाली गलौज करने लगा। ठीक है, उसके बाद वो बैठा सीट पे। मेरे हस्बैंड बोले हम सीट पे नहीं बैठने देंगे, ये मेरा सीट है। उसके बाद वो 8-10 लड़कों को फोन किया, जिसके बाद हमने टीटी को कंप्लेन किया कि 1930 पे भी कंप्लेन किया हमने कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। टीटी को बुला करके उनको बताया कि ये लड़का हमारे सीट पे ये हमसे बकझक किया, गाली गलौज किया और ये गुंडा बुला रहा है मरवाने के लिए। ये काशी चक उतरेगा, हम लोग को कुछ होगा, हम लोग को RPF दीजिए। लेकिन टीटी उसके साथ गए, क्या मुस्कुराते हुए बात किए और उसको जाने दिए। और उसके बाद काशी चक स्टेशन पे गाड़ी रुकी है और वो 8-10 लड़के घुसे हैं मेरे हस्बैंड को, मुझे और मेरे बच्चे, 4 साल का बच्चा है मेरा, उसके साथ मारपीट किए हैं। कंप्लेन किए हैं नवादा में, टीटी को बोले हैं कोई नहीं सुरक्षा के लिए आया है। हम बोले हैं कि आगे चल के मारपीट करेगा मेरे साथ, नहीं आया है कोई, RPF भी नहीं आया है, कोई नहीं आया है अभी तक, अब जाकर के आया है। काफी चक्कर जो और मेरे साथ मारा है, मेरी पत्नी को भी मारा है, मेरे बच्चा को भी मारा है। और बांका से बड़ी खबर, जहां मंचले को युवती से छेड़खानी करना भारी पड़ गया। युवती ने चप्पलों से इस शख्स को जमकर पीटा है। सड़क पर मंचले के सरेआम कुटाई की गई। फप्ती कसने पर ये युवती भड़कती है और उसके बाद इस मंचले की जमकर धुनाई कर देती है। पुलिस ने हालांकि यहां पर पहुंचकर इस मंचले को अपने कब्जे में लिया। आरोपी युवक को हिरासत में लेकर अब उससे पूछताछ की जाती हुई तस्वीरें आपके सामने। नालंदा से बड़ी खबर आ रही है। डांसर के साथ कट्टा लहराने के मामले में अब एक्शन लिया गया है। न्यूज़ 18 की खबर का असर, जिसमें पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। सिलाव थाना क्षेत्र से इन तीनों युवकों को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कट्टा लहराना डांसर के साथ इन्हें भारी पड़ गया। सिलाव थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी की गई है। बताते चलें कि सिलाव थाना क्षेत्र में डांसर के साथ कट्टा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया। ये वीडियो बीघा गांव में डांसर के साथ कमरे में डांस प्रोग्राम के दौरान किसी ने मोबाइल में कैद किया और उसके बाद इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाल दिया जाता है। देखिए, इसमें युवक देसी कट्टे के साथ आपको डांस करता हुआ नजर आ रहा होगा। नालंदा से अपराधियों के एक बेखौफ हौसले की डराने वाली तस्वीर सामने आई, जहां रहुई थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। देखते ही देखते विवाद इस कदर बढ़ा कि एक पक्ष के उमेश यादव ने सरेआम पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ 8 राउंड गोली चला दी। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल है, जिसमें बदमाश सरेआम गोलीबारी और रोड़ेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। राहत की बात ये रही कि इस अंधाधुंध फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलने के साथ ही रहुई थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई। मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू की गई।